अस्सलाम वालेकुम हमार। बेटा थोड़ी देर वेट कर लें स्टूडेंट्स का, या मैं शुरू कर दूं पढ़ाना? ये थोड़ी देर देख लें कि अगर किसी ने आना है तो। वालेकुम सलाम। मैम मैसेज कर दिया मैंने ग्रुप में, आते होंगे। चलें ठीक है। अच्छा चलें, ऐसा करते हैं, मैं लेक्चर स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते जाएंगे वो हमें ज्वाइन करते जाएंगे। किसी का कोई इशू होगा तो हम पीछे से दोबारा रिपीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। आज जो हमने ओके। लेक्चर पढ़ना है, ठीक है, दिस इज अबाउट पेरिफेरल नर्व्स। हम उसकी बायोमैकेनिक्स क्या है, नर्व रूट्स क्या है, स्पाइनल नर्व रूट्स क्या है, और उनके डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज क्या है, हम वो देखेंगे आज। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि दो टाइप का नर्वस सिस्टम है आपका, वी ऑल नो। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस कहते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम पीएनएस कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कॉमन सेंस है ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सारी नर्व्स, जो कि आपको जाके उनके आगे जितनी मर्जी ब्रांचेस हैं, लेकिन वो स्पाइनल कॉर्ड से जितनी नर्व्स निकल रही हैं वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फॉल करती हैं। और वो कितनी है? आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12, और 31 पेयर्स होते हैं आपके स्पाइनल नर्व्स के। जो हर स्पाइनल नर्व है फर्दर, वो आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक उसकी डॉर्सल ब्रांच होती है और एक वेंट्रल ब्रांच होती है। अब ये आप मुझे बताएं कि जो बैक साइड वाली ब्रांच है वो डॉर्सल होती है या वेंट्रल, और जो फ्रंट पे आती है वो कौन सी? डोर्सल मैम। डॉर्सल कौन सी होती है, बैक वाली या फ्रंट वाली? पोस्टीरियर डोर्सल होगी। ठीक है, पोस्टीरियर डॉर्सल होगी। अगर उसकी ब्रांच ही पोस्टीरियर डॉर्सल है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो सप्लाई कहाँ करेगी? आपकी बॉडी की बैक पे। और वो बॉडी की बैक पे कहाँ सप्लाई करेगी? इस डायग्राम में जैसे आपको नजर आ रहा है, जो ग्रीन एरिया है आपकी हेड के पीछे, जो स्किन है वो, आपकी गर्दन की जो स्किन है सारी, वो स्किन भी और मसल्स भी, और उसके अलावा जो आपकी बैक के सारे मसल्स, या मतलब कि क्यूटेनियस सप्लाई भी और मोटर सप्लाई भी, जो डॉर्सल ब्रांच होती है स्पाइनल नर्व की, वो सप्लाई करती है। जबकि इसके कंपैरेटिव जो कि वेंट्रल ब्रांच होती है, जो कि फ्रंट की तरफ आती है आगे, वो आपकी अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज, मतलब कि आपके अपर आर्म को, अपर आर्म क्या, पूरी आर्म को, अपर लिम्ब को, लोअर लिम्ब को, और जो मतलब कि जो भी बैक के अलावा जितना हिस्सा रहता है, मतलब कि फ्रंट कर दिया, और उसके बाद जो आपकी वेंट्रल साइड है सारी, उसको सप्लाई करेगी वेंट्रल ब्रांच। थोरेसिक रीजन के अलावा ये जो वेंट्रल ब्रांचेस होती हैं, क्योंकि ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में जा रही हैं, आप मुझे एग्जांपल दें कोई, क्या अपर लिम्ब के अंदर कोई प्लेक्सस है नर्व का? आपने कोई पढ़ा हुआ है ऐसा? जी मैम। ब्रेकियल कौन सा? प्लेक्सस। वेरी गुड, ब्रेकियल प्लेक्सस। और लोअर लिम्ब का कोई प्लेक्सस? लोअर लिम्ब में भी होता है, जैसे अपर लिम्ब में ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, लोअर लिम्ब में दो प्लेक्सस हैं। सर्वाइकल प्लेक्सस मैम।
बेटा सर्वाइकल तो जो गर्दन के वर्टिब्रेज होते हैं उनको कहते हैं, मैं लोअर लिम्ब की बात कर रही हूँ, टांगों की। आपका सैक्रल प्लेक्सस होता है। लोअर लिम्ब पढ़ा हुआ है ना आपने, एनाटॉमी 2 पढ़ी हुई है आप लोगों ने? जी मैम। नंबर लग तो प्लेक्स। नहीं रहा मुझे। लंबर प्लेक्सस बेटा, बिल्कुल। हालात लग नहीं रहे मुझे एनाटॉमी पढ़े हुए आप लोगों के, लेकिन चलो पढ़ी हुई है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ी हुई है। नर्व की काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, और ये मतलब कि जो मैकेनिकल डैमेज है उसको बर्दाश्त कर लेती है, और नर्व के अंदर जो फाइबर होता है वो उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। जैसे हमने ये पढ़ा था कि मसल के अंदर एक फाइबर होता है बिल्कुल सेंटर में, इसी तरह नर्व का भी एक सेंटर में फाइबर होता है। तो ये स्ट्रेचिंग को भी बर्दाश्त कर लेती है और कंप्रेशन को भी बर्दाश्त कर लेती है। मुझे आप लोग किसी डिजीज की एग्जांपल देंगे जिसमें नर्व कंप्रेशन होता है? कोई ऐसी कंडीशन मेडिकल जिसमें नर्व कंप्रेस हो जाए? कार्पल टनल सिंड्रोम में हो जाती है मीडियन नर्व कंप्रेस। वेरी गुड, बिल्कुल। और इसके अलावा कोई? इजीएस्ट एग्जांपल डेफिनेटली इसकी कार्पल टनल सिंड्रोम है, लेकिन इसके अलावा आपकी पोप्लिटियल नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है नी पे, आपके अल्नर नर्व कंप्रेस हो जाती है एल्बो के ऊपर, रेडियल नर्व हो जाती है आपके रेडियल ग्रूव के अंदर, मतलब कि बहुत सारी एग्जांपल्स है जहाँ जहाँ से नर्व गुजर रही है वहां पे वो कंप्रेशन भी होता है उसका, और वो स्ट्रेच भी करती है। तो इसकी फिजियोलॉजी क्या है कि एक नर्व के अंदर बेसिकली 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक उसका प्राइमरी फाइबर होता है, एक धागा होता है नर्व का जो अंदर से गुजरता है, ठीक है। उसके अलावा उस धागे के अराउंड, उस नर्व फाइबर के अराउंड अ लॉट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और तीसरी चीज एक नर्व में क्या होती है, उसका ब्लड वेसल्स होती है, मतलब कि नर्व जो टिश्यू है जो उसको अपनी ब्लड सप्लाई चाहिए, ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन चाहिए और वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब सेल है, सेल काम करेगा तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए और उसको ब्लड सप्लाई भी चाहिए। तो एक पेरिफेरल नर्व पढ़ रहे हैं बेसिकली, क्रेनियल नर्व्स नहीं पढ़ रहे। तो जो पेरिफेरल नर्व है उसके अंदर 3 मेन स्ट्रक्चर्स हैं। एक नर्व फाइबर विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ नर्व, दूसरा स्ट्रक्चर उस नर्व फाइबर के अराउंड डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, और तीसरा स्ट्रक्चर है उसका ब्लड वेसल। अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि नर्व फाइबर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है। बेसिकली आपको पता है कि एक्सॉन है, एक्सॉन से एक सेल बॉडी से एक्सॉन निकलता है और उसके बाद जो फाइबर्स हैं वो जाके आपके मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो वो जो एक्सॉन से निकल रहा है एक नर्व बॉडी से, वो जो है वो नर्व फाइबर है। नर्व फाइबर्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये, और ऐसे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो स्किन से, स्केलेटल मसल से और जॉइंट से जो इम्पल्सेस हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाती हैं। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन्स जो हैं, जो एक्सॉन या नर्व फाइबर के थ्रू इम्पल्सेस लेके आपके मसल्स तक आते हैं, वो आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ये बेसिकली जो नर्व फाइबर हैं ये सेल बॉडी को और एंड ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करते हैं। एंड ऑर्गन क्या होता है, वो मसल या वो ऑर्गन या वो स्किन का एरिया जहाँ पे एक नर्व फाइबर सप्लाई कर रहा है उसको हम कहते हैं वो एंड ऑर्गन है। तो सेल बॉडी और एंड ऑर्गन के दरमियान में जो है नर्व फाइबर है जो कि इन दोनों चीजों को कनेक्ट करता है। Axonal transport system, various substances are transported from cell body to the periphery. अब इस एक्सॉन में बिल्कुल ये कनेक्ट करता है, इम्पल्सेस सप्लाई करता है, लेकिन इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट भी करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस को। ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? आप लोगों ने सॉल्टेटरी कंडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, कभी सुना है ये नाम पहले? सॉल्टेटरी कंडक्शन, या आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? मैम पहले पढ़ा हुआ है। किस किस सब्जेक्ट में पढ़ा है आपने? फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा ये, नहीं? फिजियोलॉजी में भी होता है मेरे ख्याल में, और भी कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उसमें भी होगा। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है, इस एक्सोनल ट्रांसपोर्ट को कहते हैं। और वो होती कैसे है? अब ये एक्सॉन के ऊपर इस डायग्राम में, अगर आप ये जो ब्लू कलर की डायग्राम है इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो एक्सॉन के ऊपर जगह जगह कवरिंग है, कि बेसिकली इसकी माइलिन शीट है। ये जो माइलिन शीट है अभी देखें ये टोटल थ्रू आउट नहीं है, इसके दरमियान में गैप्स हैं। ये जो गैप्स हैं, हर एक ब्लू पोर्शन के बाद एक रेड, मतलब कि फाइबर नजर आ रहा है, फिर ब्लू पोर्शन है, फिर फाइबर नजर आ रहा है। तो इसके ये इनको कहते हैं नोड्स ऑफ रेन वायर, मतलब ये पॉइंट्स हैं। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, वो इसके थ्रू गुजर के नहीं जाती। जो सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है वो जंप करती है इम्पल्स, मतलब कि एक जगह से इम्पल्स ने जंप करके दरमियान में दो ब्लू के दरमियान में जो जगह उस पर जाएगी, फिर वहां से जंप करके फिर आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। तो इस कंडक्शन को जो कि एक्सॉन पे
और स्पेशली माइलिनेटेड फाइबर्स पे थ्रू द नोड्स ऑफ रेड वायर, इनको कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। जो कंडक्शन है वो आपके डायमीटर पे भी डिपेंड करती है, जितना बड़ा डायमीटर होगा उसकी कंडक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। नर्व फाइबर हमने देख लिया। नर्व फाइबर के बाद दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? बेसिकली लेयर्स होती हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है नर्व फाइबर के अराउंड। हर नर्व फाइबर के अराउंड जो एक लेयर है उसका नाम है एंडोन्यूरम। एंडो का मतलब है इनर और न्यूरम का मतलब है वो नर्व का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद एक नर्व फाइबर के अराउंड तो एंडोन्यूरम हो गया। जब ढेर सारे नर्व फाइबर्स एक जगह पे पड़े हुए होंगे तो वो एक बंडल बनाते हैं, उस बंडल को कहते हैं फेसिकल। उस बंडल के गिर्द या उस फेसिकल के गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यू के लेयर है उसको कहा जा रहा है जनाब पेरिन्यूरम, ठीक है। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं। एक नर्व फाइबर है जिसके अराउंड जो प्रोटेक्टिव लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज एंडोन्यूरम। डिफरेंट टाइप ऑफ ये डिफरेंट टाइप के लिए कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स इज नोन एज अ बंडल और द फेसिकल। जो फेसिकल के सराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू है उसको कहा जाता है पेरिन्यूरम। अब ये काफी सारे फेसिकल्स मिलके जब यूनाइट करते हैं तो फिर ये एक बड़ी नर्व बनाते हैं, और अब उस नर्व के जो अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम है एपिन्यूरम, ठीक है। ये सुपरफिशियल होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो कि एंडोन्यूरम है आपकी, वो एडिमा वगैरह को, मतलब कि इसके अंदर ऑलरेडी प्रेशर होता है, तो जब एडिमा होता है और नर्व कंप्रेस हो जाती है तो वो एंडोन्यूरम के अंदर जो है ट्रॉमा की वजह से एडिमा हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। हमने पढ़ लिया नर्व फाइबर, हमने पढ़ लिया डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज अराउंड द नर्व फाइबर। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोवास्कुलर सिस्टम, बेसिकली जो ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स क्या है? वो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ही ब्लड वेसल्स भी जारी होती हैं और वो डिफरेंट जगहों पे अंदर जा रही हैं, फिर वहां से निकल के बाहर आ रही हैं। इनकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं वेसल्स की। असेंडिंग ब्रांच होती है जो नर्व को ऊपर की तरफ जा रही है, जो नीचे की तरफ जा रही है उसका नाम डिसेंडिंग ब्रांच होगा। लॉन्गिट्यूडनल रन करती है, मतलब कि नर्व की जो लंबाई है उसके साथ साथ जो वेसल्स हैं माइक्रोवेस्कुलर है तो बहुत माइनर लेवल पे या बहुत छोटी होती हैं। Within each fascicle, there are longitudinally oriented capillary plexus with loop formations at various level. हर fascicle के अंदर मतलब जाहिर सी बात है जब काफी सारी ब्रांचेस हैं तो वो मिलके एक जगह पे प्लेक्सस बनाती हैं। प्लेक्सस का फायदा क्या होता है कि अगर कोई ढेर सारी ब्रांचेस है ना, अगर कोई एक ब्रांच किसी जगह की ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, कोई मसला है, तो उस जगह का जो टिश्यू है वो ब्लड सप्लाई को डिवॉइड नहीं होता, वो किसी और जो उसके आसपास से कोई और ब्रांच आ रही है उसके थ्रू ब्लड सप्लाई आ जाती है, ठीक है। तीन चीजें पढ़ी हमने नर्व के अंदर, एक नर्व फाइबर, दूसरा उसके अराउंड कनेक्टिव टिश्यू, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, और तीसरा हमने माइक्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर के, इसके अंदर वेसल्स भी होती है। अब हम आते हैं बायोमैकेनिकल बिहेवियर के ऊपर। बायोमैकेनिकल बिहेवियर क्या होता है कि आपकी, अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि मैं स्लाइड्स रीड नहीं कर रही लेकिन मैं कॉन्सेप्ट वो सारा समझा रही हूँ जो इसके अंदर है। आर यू गाइस कंफर्टेबल विद दैट, या मैं स्लाइड्स रीड करूँ साथ साथ? नो मैम, कंसेप्ट ठीक है, आप बताएं। आप लोग खुद पढ़ लेंगे, परेशानी तो नहीं होगी? नो मैम, रिकॉर्डिंग भी होगी ना तो इसलिए कोई इशू नहीं होगा। अच्छा चले ठीक है, दैट इज ग्रेट। बायोमैकेनिकल बिहेवियर जो पेरिफेरल नर्व्स का है उसमें क्या होता है कि मैकेनिकल ट्रॉमा बर्दाश्त कर लेती है नर्व, और जैसे हमने एक पढ़ा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है हर चीज का, इसी तरह कर्व आपका नर्व का भी होता है। जो इलास्टिक रीजन होता है या उसको लीनियर रीजन यहाँ पे उन्होंने कहा, ये वो रीजन है जहाँ पे वो टो रीजन है जहाँ पे वो स्ट्रेच होती है नर्व और वो बर्दाश्त कर लेती है स्ट्रेचिंग। लेकिन फिर उसके बाद प्लास्टिक रीजन या फिर माइक्रोस्कोपिक फेलियर की जगह आती है जहाँ पे स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो फाइनली आके जो नर्व है वो डैमेज हो जाती है, मतलब कि नर्व स्ट्रेचिंग को काफी बर्दाश्त कर लेती हैं। हम नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस भी यूज करते हैं, हम नर्व स्ट्रेचिंग भी करवाते हैं पेशेंट्स की, जैसे एसएलआर में शैटिक नर्व स्ट्रेच होती है। आपके जो ग्लाइडिंग आपके कार्पल टनल के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं उसके अंदर टेंडन ग्लाइडिंग होती है, नर्व ग्लाइडिंग होती है। न्यूरल फ्लॉसिंग एक टेक्निक है जो कि करवाई जाती है जिसमें नर्व को ग्लाइड करवाते हैं। बेसिकली मकसद ये होता है कि किसी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है या नर्व स्टेसिस हो गया है या मतलब कि उसकी वजह से सिम्टम्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम उनको मिनिमाइज करते हैं। तो नेचुरली नर्व ग्लाइड करती है और हम उसकी ग्लाइडिंग करवाते हैं, नर्व स्ट्रेच भी करती है, नर्व कंप्रेस भी होती है। लेकिन स्ट्रेचिंग में अगर वो अपनी लिमिट, हर एक उसकी एक लिमिट है, अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए
तो फिर जो है वो आपकी नर्व फाइनली ब्रेक कर जाती है। जैसे कोई टेंडन है या कोई मसल है, वो किसी हद तक स्ट्रेच होगा, लेकिन अगर वो उसकी लिमिट क्रॉस होगी तो वो जो नर्व है, वो आपका जो मसल है वो टूट जाता है। इसी तरह आपकी नर्व भी ब्रेक हो जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोप्रैक्सियाज आप लोगों ने पढ़े होंगे, वो नर्व इंजरीज में आते हैं। स्ट्रेचिंग इंजरीज कौन सी हैं? ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरीज हैं। अक्सर अगर आप जैसे इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि अगर एक साइड को हेड बहुत ज्यादा आप किसी का करिएगा नहीं, अपना भी नहीं करिएगा, अगर आप राइट साइड पे बहुत ज्यादा बेंड हो जाए तो आपके लेफ्ट साइड पे जो सर्वाइकल की नर्व्स हैं क्या होगा? स्ट्रेच होंगी। अगर आप और ज्यादा राइट पे अपना हेड को मूव करेंगे तो क्या होगा कि वो नर्व्स जो है वो टूट जाएंगी, या वो स्ट्रेचिंग की वजह से टेंसाइल इंजरी उनके अंदर हो जाएगी। अर्ब्स पाल्सी एक डिजीज होती है जिसमें ज्यादातर अगर आप किसी ऊंचाई से गिरते हैं और आपकी पोजीशन ऐसे बन जाती है कि आपकी आर्म और आपकी नेक में बहुत ज्यादा एरिया आ जाए फोर्सफुली, तो क्या होगा? आपकी जो C5 और C6 की नर्व रूट्स है ना, सर्वाइकल फिफ्थ और सर्वाइकल सिक्स वर्टिब्री की नर्व रूट्स जो हैं वो टेंसाइल स्ट्रेच पड़ता है और वो टूट जाती है। पेशेंट्स प्रेजेंट विद पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी, और ये अर्ब्स पाल्सी जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर होती है। जैसे इसमें ये जो ब्लैक एक पर्सन है, ये इसकी आ रही है कि पीछे की तरफ हाथ करके ना, इसको पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी इसलिए कहते हैं कि पुलिस वाले, कहा जाता है कि पुलिस वाले ऐसे लेके करके रिश्वत लेते हैं हाथ पीछे करके, तो ये पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी आप उसे कह लें। ठीक है, वैसे तो स्टूडेंट्स ऐसे हाथ पीछे करके बूटियां भी पकड़ते हैं, है ना? हम इसका नाम चेंज करके स्टूडेंट बूटी डिफॉर्मिटी भी कर सकते हैं, लेकिन चलो, पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी है ये, टेंसाइल इंजरी की वजह से ये हो जाती है। बेसिकली एक्सेसिवली स्ट्रेच होती है नर्व और ये टूट जाती है। अब उस पालसी में फिर उसकी सिम्टम्स क्या आती हैं? लॉस ऑफ सेंसेशन, जाहिर सी बात है, नर्व सेंसरी भी होती है, नर्व मोटर भी होती है। सेंसेशन लॉस्ट होंगे तो उस जगह को नमनेस हो जाएगी, वहां पे फंक्शनल रिस्टोरेशन कम हो जाएगी, मोटर इंजरीज हो जाएंगी, और जो हीलिंग है वो 2 से 3 साल तक लगते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल डैमेज अगर बहुत ज्यादा है तो फिर लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी भी हो जाती है। यही मैकेनिज्म ऑफ इंजरी चाइल्ड बर्थ के दौरान भी होता है। अगर बच्चे का हेड पकड़ के अकेला निकाल लिया जाए पहले ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ये जो जो साइड, मतलब किसी तरह गर्दन के साइड पे जो नर्व इंजरीज रूट्स होती हैं ये डिस्ट्रॉय होते हैं, तो बच्चे की भी जो बाजू की शेप है वो ऐसी हो जाती है। अब जो टेंसाइल इंजरीज होती हैं उसके 3 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 में मतलब कि आपने नर्व को स्ट्रेच किया, तो जो नॉर्मली कॉइल्ड आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो एस शेप जब इकट्ठे होके पड़े हैं, वो थोड़े से सीधे हो जाते हैं। टाइप 2 इंजरी में क्या होता है कि वो थोड़े से सीधे होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, और ब्लड फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। टाइप 3 है जो कि लिमिट क्रॉस करती है, और यहाँ पे मतलब कि 15% तक इलोंगेशन अगर हो जाए तो टाइप 3 इंजरी हो जाती है कि ब्लड फ्लो बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास कंप्रेशन इंजरीज। कंप्रेशन इंजरीज आप लोगों को ऑलरेडी पता है, नर्व किसी जगह पे कंप्रेस होगी तो कंप्रेशन इंजरीज होंगी। 2 चीजें हैं जो कि नर्व का कंप्रेशर करती हैं, या तो मोड ऑफ प्रेशर एप्लीकेशन, कि वो प्रेशर लगा कैसे, क्या वो डायरेक्ट प्रेशर है या वो इनडायरेक्ट प्रेशर है, ये डिसाइड करता है कि नर्व इंजरी कितनी सिवियर होगी या उसके सिम्टम्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। दूसरी चीज है क्रिटिकल प्रेशर लेवल, कि जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उसका लेवल कितना है। मतलब कि इज दैट मोर सिवियर, या ये थोड़ा मतलब कि थोड़ा लेस सिवियर था, कम डिग्री का था। क्रिटिकल प्रेशर लेवल में प्रेशर एट विच डिस्टर्बेंस अकर्स इन द इंट्रान्यूरल ब्लड फ्लो, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट एंड द नर्व फंक्शन। ये वो प्रेशर है जिसके ऊपर इंट्रान्यूरल ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है, आपकी एक्सॉन की ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो जाती है, और जो नर्व का नॉर्मल फंक्शन है, चाहे वो सेंसरी है या मोटर है, वो डिस्टर्ब होता है। ये जो कंप्रेशन है इसका ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। अगर ये ज्यादा देर के लिए कंप्रेशन हो तो लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाता है। अगर थोड़ी देर, जैसे आपकी अल्नर नर्व है जो आपकी एल्बो के फनी बोन के, उसको फनी नर्व भी कहते हैं, यहाँ पे अगर आप ज्यादा देर के लिए हाथ अगर आप टेबल पे रख के बैठ जाए, थोड़ी देर बाद आपके हाथ के अंदर ऐसे सुइयां सी दौड़ने लग जाती हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, वो टेम्पररी कंप्रेशन होता है। अगर आप उठा लें और उसको थोड़ा सा मसाज करें, थोड़ी देर बाद आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव इंजरी हो जाती है और नर्व वहां से कट जाती है, या प्रेशर ज्यादा देर के लिए अप्लाई किया जाएगा, तो उसके सिम्टम्स भी ज्यादा देर तक रहेंगी, और वो मे और मे नॉट ही, हमें पता नहीं है कि नर्व के अंदर किस लेवल का इंजरी होगी। जो 30 mm AG है, प्रेशर है, फंक्शनल चेंजेस जो है इसके ऊपर आने शुरू हो जाते हैं, और ये 4 से 6 घंटे के अंदर का जो कंप्रेशन होता है वो ब्लड फ्लो खत्म कर देता है। जो कार्पल टनल सिंड्रोम की जैसे आपने स्टार्ट में एग्जांपल दी थी, उसके अंदर जो कंप्रेशन रिकॉर्ड किया गया था कभी किसी जमाने में, वो 32 mm AG था, मतलब कि वो अच्छा खासा कंप्रेशन होता है। और 30 से लेकर 80 तक अगर प्रोलॉन्ग कंप्रेशन हो तो उसकी वजह से एडिमा भी हो जाता है।
फाइब्रोसिस भी हो जाता है। अगर 80 तक प्रेशर चला जाए तो ब्लड फ्लो टोटली रुक जाता है नर्व का, और 2 hours ऑफ कंप्रेशन ब्लड सप्लाई इज रिस्टोर्ड ऑन रिलीजिंग द कंप्रेशन। तो कि 2 घंटे के बाद जो है अगर आप उसका कंप्रेशन खत्म कर दें तो वो ठीक हो जाता है। मोड्स ऑफ प्रेशर एप्लीकेशन क्या है? डायरेक्ट कंप्रेशन कॉजेज अ मोर प्रोनाउंस्ड डिफॉर्मेशन। कॉमन सेंस है, एक डायरेक्ट इंजरी हुई है, चाहे वो नर्व की है, वो मसल की है, वो आपके किसी बोन की है, जो डायरेक्ट इंजरी होगी वो डैमेज ज्यादा करेगी एज कम्पेयर टू जो इनडायरेक्ट होगी। कंप्रेशन इंजरीज में दो तरह की प्रेशर एप्लीकेशंस होती हैं। यूनिफॉर्म प्रेशर, मतलब कि जैसे अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रेशर ज्यादा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोई डिजीज है और सारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कंप्रेस हो रही है आपकी, लेकिन वो ओवरऑल यूनिफॉर्म कंप्रेशन, उसके सिम्टम्स भी आएंगी। लेकिन उसके साथ जो लोकल कंप्रेशन है या किसी एक नर्व का कंप्रेशन है, जैसे हर्निएटेड डिस्क होती है, ठीक है, नीचे एक एग्जांपल नजर आ रही है, राइट साइड पे जो डिस्क है वो नॉर्मल है, जबकि जो लेफ्ट साइड पे जो डिस्क है वो नॉर्मल है, जो कि राइट साइड पे डिस्क है वो हर्निएट हुई हुई है, क्योंकि डिस्क बाहर की तरफ आई है, तो वो जो बाहर आई है तो जो पीछे से गुजरने वाली नर्व थी वो वहां पर कंप्रेस हुई है। ये लोकल कंप्रेशन है यहाँ पे, या लैटरल कंप्रेशन है। सिम्टम्स क्या होती हैं? शैटिक नर्व का कंप्रेशन हो डिस्क हर्निएशन की वजह से, तो आपकी पोस्टीरियर लेग के अंदर पेन रेडिएट करती है। आप एसएलआर टेस्ट उसको करवाते हैं, स्ट्रेट लेग रेस, वो पॉजिटिव होता है, तो उसको पेन उसमें ज्यादा होती है। सेंसरी सिम्टम्स होती हैं, वो कहते हैं मुझे पाँव में नमनेस पहुंच जाता है। और L4 L5 और S1 जो नर्व रूट्स होती हैं बेसिकली वो इन्वॉल्व होती हैं। बहुत छोटा लेक्चर था आपका, हमने सिर्फ पेरिफेरल नर्व्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि नर्व क्या होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टाइप्स पढ़ी हैं। फिर हमने पढ़ा है कि एक नर्व के अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक नर्व फाइबर, दूसरा उसके अराउंड कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा उसका माइक्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद हम उसकी बायोमैकेनिक्स और इंजरीज पे आ गए हैं कि 2 टाइप की इंजरीज होती है नर्व की, या स्ट्रेचिंग इंजरीज होती हैं या कंप्रेशन इंजरीज होती हैं। स्ट्रेचिंग इंजरीज के अंदर हमने 3 डिग्रीज देखी हैं, और हमने एक अर्ब्स पॉलिसी देखी है कि उसका पुलिसमेंट टिप डिफॉर्मिटी बन जाती है। कंप्रेशन इंजरीज में हमने कार्पल टनल सिंड्रोम देखा है। फिर हमने मोड ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कि अगर यूनिफॉर्म कंप्रेशन है तो सेंट्रल जो सीएसएफ फ्लूइड होता है उसके साथ को मसला हो सकता है, लेकिन अगर किसी लोकल जगह पे तो वो हर्निएटेड डिस्क की वजह से हो सकता है। लेक्चर जल्दी खत्म खुद भी हो गया, थोड़ा सा मैंने भी जल्दी खत्म करने की कोशिश की है। मकसद ये था कि मुझे स्टूडेंट्स कुछ कह रहे थे कि उनका 6:30 बजे एससीपी का लेक्चर होता है आप लोगों का एससीपी का लेक्चर कोई इस वक्त? क्या आप लोगों का अभी 6:30 बजे एससीपी का कोई लेक्चर है या नहीं है? मैम कुछ बच्चों का है, स्टूडेंट्स का कुछ है। का नहीं। कुछ का है, बाकियों के कब होते हैं? मैम सेक्शंस कुछ के चेंज होते हैं, तो कुछ का किसी टाइम होता है, कुछ का किसी टाइम होता है। ठीक है। अब मुझे बेटा एक बात बताएं कि हमारे पास तो ना रूम नहीं है, आपको पता है टाइम टेबल में रूम नहीं लिखा हुआ हमारी क्लास के आगे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि रूम एलोकेट हो जाए। क्या आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली हैं? आप लोग आएंगे ऑन कैंपस या ऑनलाइन लेना है आप लोगों ने? ऑनलाइन ठीक है मैम। ऑनलाइन ही देना? मैम ऑनलाइन ठीक है। ऑनलाइन ठीक है, चलो ठीक है, फिर ऑनलाइन ही चल रहा है अभी। क्लासरूम पैसे कौन सा हमें मिला है। लेकिन ऑनलाइन फिर 2 बजे ठीक है या ये वाला टाइम ठीक है? मैम 2 बजे वाला ठीक है, जो पहले भी था। पहले था? चलो जी। ठीक है, 2 बजे वाला ही ठीक है, क्योंकि मैंने क्लैश को अवॉइड करने के लिए 6 बजे रखा था, बच्चों के मसले आ रहे थे। लेकिन ज्वाइन तो हमें किसी ने किया ही नहीं इसके अंदर, मतलब कि थोड़े स्टूडेंट्स हैं ये तो उसमें 2 बजे में भी आ जाते हैं, तो फिर 2 बजे वाला ही रखेंगे इंशाल्लाह। जो फ्राइडे का होगा वो 2 बजे भी होगा। ये लेक्चर नंबर जो था आज लेक्चर नंबर 11 था। मैंने 2 लेक्चर की, एक लेक्चर की शायद रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड की, मैं वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो करें मेरे से, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड है या वैसे कोई और। मैम मिड के बारे में बता दें थोड़ा सा। किस चीज के बारे में? मिड मुझे समझ नहीं आया, हद क्या बोला आपने? मैम मिड नहीं होने हमारे। अच्छा, मिड टर्म्स, ठीक है। मिड अब्दुल्ला अभी पता कोई नहीं है, आप लोगों को इधर उधर से अफवाहें वगैरह काफी मिल रही हैं। आप अभी, वैसे तो आपके 21 जून से होंगे, ठीक है। एकेडमिक कैलेंडर है आपके पास, जो अपडेटेड एकेडमिक कैलेंडर आया है, मैंने भेजा आपको कि नहीं?
मुझे याद नहीं है मैंने आप लोगों को भेजा है कि नहीं, मैं भेज दूंगी इंशाल्लाह कल अगर मुझे याद रहा तो। आपके मिड्स पहले जो 14 जून से थे वो अब 21 जून से होंगे, 1 हफ्ता डिले हो गए, लेकिन वो ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस होंगे मैं भी आपको अपनी प्रपोजिशन बता सकती हूँ, ठीक है, मैं आपको अपना आइडिया दे सकती हूँ मैं, और हो सकता है मेरा आइडिया 60-70% ठीक हो, लेकिन मैं देना नहीं चाहती क्योंकि ये अनसर्टेन चीज है। जो फाइनल डिसीजन होता है वो डीन ऑफिस की जो ईमेल आती है ना डॉक्टर नवीद अफजल की, वही फाइनल है। तो मैं कह सकती हूँ कि ऑनलाइन हो सकते हैं लेकिन ऑन कैंपस भी हो सकते हैं। आपको पता है बाकी यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम्स ऑन कैंपस हो रहे हैं, तो अगर उनके ऑन कैंपस फाइनल हो सकते हैं तो उसी टाइम पे आपके मिड्स हैं, तो क्या आपके मिड्स भी तो ऑन कैंपस हो सकते हैं ना। लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है ये, तो इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें। जो फाइनल डिसीजन आपके टीचर्स आपको एंड पे बताएंगे करीब जाके, आप बस अपने मिड की तैयारी करें, ठीक है। लेकिन ये और बात है, थोड़ा तमीज से पढ़ लें, ये ना हो कि ऑनलाइन की तैयारी की हो कि यहाँ से चीटिंग करनी है और यहाँ से चीटिंग करनी है, लेकिन एंड पे पता लगे कि ऑन कैंपस हो जाए। तो पढ़ लें थोड़ा सा हल्का फुल्का, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ऑनलाइन होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकती। फिर भी ये फाइनल जो चीज होगी ना, ये या तो आपके सीओडी बताएंगी, लेकिन सीओडी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके जो डीन है डायरेक्टर एसएचएस वो बताएंगे, ठीक है। उनकी ईमेल का वेट करें फाइनल कि वो क्या बताते हैं। ठीक हो गया? ओके मैम। चले लेक्चर मैं एंड करती हूँ, ठीक है। जिनका एसईबी का लेक्चर है दे कैन गो, जिनका नहीं है उनके लिए भी मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, तो यू गाइस कैन लीव। अटेंडेंस मेरे पास आप लोगों की आ गई है, अटेंडेंस मैंने पिछली भी लगा दी है। मैम अच्छा मोहम्मद रिमशा बेटा अवैस। आप पूछ रहे हैं, अवैस आपने मीटिंग ज्वाइन की है ना, मेरे पास आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। थैंक यू टेक्नोलॉजी का मैम। यही फायदा ओके मैम। है। रिमशा बेटा आप श्योर। पूछ रहे हैं कि सेकेंड डोज के बाद यूनिवर्सिटी आना, तब तक हमारी सेकेंड डोज नहीं हुई होनी, तो वो हाँ जी बिल्कुल नहीं हुई होनी, नहीं हुई होनी तो नहीं आएंगे बस, ठीक है। खुद ही तो उन्होंने कहा वैक्सीनेशन करा के आओ, जब वैक्सीनेशन ही नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी कैसे आ जाएंगे, फिर करेंगे कुछ पेपरों का सिस्टम, ठीक है। वैसे तो फर्स्ट डोज के बाद भी बुला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप खुद सेकंड डोज के बाद आना चाहते हैं तो दैट इज मोर गुड। सेकंड डोज करवा के प्रॉपर तमीज से फिर आए। आजकल तो वैसे भी गर्मी इतनी ज्यादा है यार, यूनिवर्सिटी आके तो फ्राई होने वाली बात है। वैसे घरों में रहो, थोड़ा सा मुश्किल गर्मी का टाइम गुजार लो, फिर आ जाना, यूनिवर्सिटी तो खुली है, इसने कहाँ जाना है, इधर ही है। ठीक है चले जनाब, लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह ओके मैम, हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज मैम। काफी